Good morning, all of you. Welcome back to Dr. Shaheen classes. I am Dr. Suraya Shaheen, and today I will teach you new criticism. What is new criticism, and what does this school say? And who are the theorists that come under this school? And who is the theorist that used the term first time new criticism, and who popularized the term new criticism? And how John Ransom deals with the theory of new criticism. Criticism, the practical criticism is a very important for you in new criticism. Okay, so what does this theory say? New criticism, it says that we have to study a text alone, because a text is um, the text is self-contained entity. Okay, so it doesn't need to go into the detail of the biographical, political and historical details of the writer. So let me talk about all these things here. This is new criticism, and here we have uh, to talk about the practical criticism and about this theory, and then who are the American critics in the new criticism, and who are the English new critics in this स्कूल न्यू क्रिटिसिज्म. ओके, सो इसमें जो होते हैं अमेरिकन क्रिटिक्स भी है और इंग्लिश न्यू क्रिटिक्स है, वो हम लोग देखेंगे. आपको नेट JRF में कई बार क्वेश्चंस इससे पूछते हैं, न्यू क्रिटिसिज्म से कई बार पूछते हैं इसका ऑरिजिन कब हुआ, कई बार हु पॉपुलराइज्ड द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म ये पूछते हैं. फिर जॉन रॉमसन के प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से भी क्वेश्चन आते हैं. फिर व्हाट डज दिस थियरी से ये भी आपके क्वेश्चन नेट में आते हैं. फिर कई बार आपको ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं नेट JRF में, और उसमें पूछे जाते हैं कि हु आर द क्रिटिक्स दैट बिलोंग टू इंग्लिश न्यू क्रिटिक या कई बार अमेरिकन न्यू क्रिटिक. तो ये चीज आपको आज क्लियर हो जाएगा. सो एक्चुअली दिस स्कूल द न्यू क्रिटिसिज्म it came in mid 20th century. Okay, it came in mid 20th century. ये important point है, just note it. And new criticism emerged as a formalistic movement in literary theory that dominated American literary criticism by emphasizing close reading, particularly of the poetry, to comprehend how a work of literature functions as a self-contained and self-referential एस्थेटिक ऑब्जेक्ट. यानी कि ये कहते हैं कोई भी टेक्स्ट जो होता है वह क्या होता है, वह सेल्फ कंटेंट ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, यानी कि आपको किसी भी टेक्स्ट को एज अ टेक्स्ट पढ़ना है, उस टेक्स्ट के राइटर्स को आपको बिल्कुल ही हटा करके टेक्स्ट को पढ़ना है. उस टेक्स्ट के राइटर से आपको कोई भी लेना देना नहीं है. सपोज आप शेक्सपियर की कोई भी ड्रामा को पढ़ रहे हैं, तो शेक्सपियर की कोई भी ड्रामा, सपोज मैकबेथ या हेमलेट को पढ़ रहे हैं, तो आपको शेक्सपियर के कोई भी बायोग्राफिकल डिटेल को उसके टेक्स्ट से, उसके ड्रामा से एसोसिएट नहीं करना है. अच्छा, ये ड्रामा है, ये शेक्सपियर ने लिखी है तो ऐसी है, राइट. तो आप शेक्सपियर के पर्सनल लाइफ को आप एसोसिएट कर रहे हैं टेक्स्ट में, जब आप ऐसा सोच के पढ़ते हैं तो. लेकिन हमारा न्यू क्रिटिसिज्म क्या कहता है, अ टेक्स्ट इज अ सोल एंटिटी, अ टेक्स्ट इज अ सेल्फ कंटेन्ड एंटिटी, एंड वी हैव टू स्टडी इट विथ ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव. आपको ऑब्जेक्टिव वे से पढ़ना है, न कि सब्जेक्टिव वे में. सो now about this term new criticism. So new criticism was first used by Joel E. Springer. ये जो नेम है ये काफी इंपॉर्टेंट आता है न्यू क्रिटिसिज्म में. जोल ई ने न्यू क्रिटिसिज्म को फर्स्ट टाइम यूज किया था एंड एड्रेस एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने इस टर्म को, न्यू क्रिटिसिज्म को एड्रेस किया था. एंड अब बात आती है कि किसने पॉपुलराइज किया. सो जॉन रॉमसन popularized this term in his book The Practical Criticism. Practical Criticism जो न्यू क्रिटिसिज्म जो है उसमें इन्होंने पॉपुलराइज किया था. ओके, द न्यू क्रिटिसिज्म एक बुक का नाम ही है जो कि जॉन रॉमसन ने लिखा है, और इस बुक में वह क्या करते हैं, वह न्यू क्रिटिसिज्म को काफ़ी प्रमोट करते हैं और थियरी को जो है वह डेवलप करते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म एक्चुअली किस बारे में है एग्जैक्टली. देखिए, ये बुक जो पब्लिश हुई थी 1941 में है, न्यू क्रिटिसिज्म. और इस बुक में क्या कहते हैं, ही आर्ग्यूज दैट लिटरेचर मस्ट बी स्टडीड ऑब्जेक्टिव एज अ सेल्फ कंटेंट ऑब्जेक्ट. यानी ये कहते हैं कि जो लिटरेचर है या कोई भी टेक्स्ट है वह क्या है, सेल्फ कंटेंट ऑब्जेक्ट है. सेल्फ कंटेंट ऑब्जेक्ट आपका मेन पॉइंट है न्यू क्रिटिसिज्म. सेल्फ कंटेंट ऑब्जेक्ट
का मतलब ये होता है कि कोई भी टेक्स्ट जो है वह दैट इज ऑन पेज एंड यू हैव टू एनालाइज सिंपली द वर्ड्स रिटन ऑन द पेज. यू डोंट नीड टू गो इनटू द पर्सनल और वी कैन से बायोग्राफिकल डिटेल ऑफ द अथर, है ना. यानी कि आपको जो भी कुछ भी लिखा हुआ है एक टेक्स्ट, सिर्फ आपको उसको एनालाइज करना है, आपको उसके राइटर से कोई मतलब नहीं है. यानी कि जो कुछ भी है इट्स लाइक अ क्लोज रीडिंग. क्लोज रीडिंग भी यही थियरी होता है. जस्ट अ टेक्स्ट इज अ सेल्फ कंटेंट ऑब्जेक्ट. सो he rejects judging books by author's biography or history. यानी कि ये जो जॉन क्रोरैम्सन है वह न्यू क्रिटिसिज्म में वह कहते हैं कि कोई भी वर्क को, कोई भी बुक को ऑथर्स की बायोग्राफी और हिस्ट्री से हमें जज नहीं करना है, ठीक है, उसे हटा के रखना है. सो इंस्टेड रैंसम चैंपियंस क्लोज रीडिंग. क्लोज रीडिंग जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको न्यू क्रिटिसिज्म में, ठीक है. जब भी न्यू क्रिटिसिज्म की बात आती है तो आपको क्लोज रीडिंग की ही बात होती है. क्लोज रीडिंग मीन्स दैट यू हैव टू एनालाइज अ टेक्स्ट, यू हैव टू एक्सप्लोर द टेक्स्ट as a self-contained object that whatever written on the page. आपको पेज पर ही जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है, उसको एनालाइज करना है एज अ टेक्स्ट. आपको उसके राइटर से कोई लेना देना नहीं है, उस राइटर के बारे में आपको जानने की भी जरूरत नहीं है, एज न्यू क्रिटिसिज्म सेज. और यह जॉन क्रोरैम्सन भी ऐसा ही कहते हैं अपने बुक न्यू क्रिटिसिज्म में. And a deep detailed. So Ransom champions close reading, a deep detailed analysis of the text itself to find its true meaning. Ransom's book evaluates the ideas of other influential critics such as I.A. Richards, T.S. Eliot and Howard Winters. यानी कि इस बुक में द न्यू क्रिटिसिज्म में जो जॉन क्रोरैम्सन है वह कुछ इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स की भी बात करते हैं, खासकर टी.एस. एलियट जो हमारा मॉडर्न क्रिटिक है, मॉडर्न राइटर है. फिर ह्यूबर्ट विंटरसन, आई.ए. रिचर्ड्स, इनकी बात ये करते हैं. आई.ए. रिचर्ड्स जिसको आप न्यू क्रिटिसिज्म में भी पढ़ते हैं. ही प्रेजेस देम फॉर शिफ्टिंग फोकस टुवर्ड द टेक्स्ट, द सोल मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट. यानी कि जो जॉन क्रोरैम्सन है ये आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. एलियट एक्सेट्रा इन मॉडर्न क्रिटिक्स को इसलिए अप्रिसिएट करते हैं, इनको प्रेस करते हैं क्योंकि इन्होंने जो शिफ्ट किया किसके तरफ किया, दे शिफ्टेड टुवर्ड्स द टेक्स्ट. यानी इनका भी यही कहना है कि हमें सिर्फ टेक्स्ट को फोकस लेकर के ही पढ़ना है उसको. जैसे टी.एस. एलियट का इम्पर्सनल थियोरी ऑफ पोएट्री अगर पढ़ेंगे तो आपको वही समझ में आएगा व्हाट टी.एस. एलियट सेज, दैट वी हैव टू स्टडी अ टेक्स्ट एंड वी शुड नॉट जज अ टेक्स्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द राइटर्स बैकग्राउंड और द पर्सनल डिटेल्स ऑफ द राइटर, व्हाट टी.एस. एलियट सेज इन हिज इम्पर्सनल थियोरी ऑफ पोएट्री, जो कि हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है. So before Ransom's book, literary analysis was often based on a reader's personal feelings or the writer's historical background. यानी कि जो रैंसम के पहले जो एक सिस्टम था जज करने का लिटरेरी वर्क्स को, वह डिफरेंट था कि वह वर्क के जो है पर्सनल वर्क के जो राइटर होते थे उनके पर्सनल डिटेल्स को या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बेस पर ही उसको एनालाइज किया जाता था. लेकिन जब रैंसम आए तो एक डिफरेंट तरीके का एक थियोरी लेकर आए न्यू क्रिटिसिज्म, जिसमें वो चेंज कर दिए इस थियोरी को. एंड रैंसम वांटेड टू चेंज दिस, इसको चेंज कर दिए. और उनका ये कहना है, ही आर्ग्यूड दैट इंग्लिश स्टडीज शुड हैव प्रिसाइज रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स जस्ट लाइक मैथ और साइंस. ये कहते हैं कि हम किसी भी टेक्स्ट को उसके अथर से क्यों एनालाइज करें, एक इसका रूल होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स रूल होना चाहिए थियोरी में या हमारे वर्क को एनालाइज करने के लिए, जैसे कि मैथ और साइंस में होता है. ऐसा जॉन क्रोरैम्सन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग Keats's poem Ode to Nightingale, the readers think that Keats has written this poem at the last stage of life when he was confronting melancholy and pain of life, and therefore he has expressed his personal experiences in this poem Ode to the Nightingale. So, but new critics are strongly against such bias and prejudices of the author's personal details while analyzing poetry other works. यानी कि ये कहते हैं कि कोई
अगर किसी कोई ओ टू द नाइटिंगेल जो जॉन किट्स की पोएम है, अगर उसको एनालाइज कर रहा है तो उसे अगर लग रहा है कि जॉन किट्स ने इस पोएम को लिखा है और इसमें इसने जो नाइटिंगेल है उसको अपने लाइफ के बेस पे लिखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे लिखा है, और जो उसमें नाइटिंगेल है वह एक सिंबल है जॉन किट्स के लिए, तो ऐसे नहीं मतलब पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं एनालाइज करना चाहिए। न्यू critics आर स्ट्रांगली अगेंस्ट सच biased and prejudices of the author's personal life while analyzing poetry or other texts. So for a reader, a text is just a content written on a piece of paper. यानी कि किसी भी रीडर के लिए, हमारे लिए या आपके लिए एज अ रीडर, हमारा जो टेक्स्ट है वह सिंपली क्या है, कंटेंट है। और ये कंटेंट क्या है, पीस ऑफ पेपर है। कोई भी पीस ऑफ पेपर है, पेज पे लिखा हुआ है, उसको आपको जज करना है, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द अथर्स बायोग्राफिकल डिटेल। ओके, सो आइए रिचर्ड्स वर्क प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, आइए रिचर्ड्स वर्क प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 प्रोवाइडेड फाउंडेशनल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर दिस मूवमेंट। यानी कि जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको न्यू क्रिटिसिज्म में जिस आइए रिचर्ड्स इसके जो इस वर्क के जो राइटर हैं, उन्होंने फाउंडेशनल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को दिया न्यू क्रिटिसिज्म के लिए। इन्होंने क्या कहा, न्यू क्रिटिसिज्म treated literary text as autonomous and free from any personal, historical, political and religious influences। यानी कि आई रिचर्ड्स भी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में यही कहते हैं कि कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट जो है वह ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस कहने का यह मतलब है कि वह किसी भी राइटर से के डिटेल से, पर्सनल और हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हो, वो टेक्स्ट सेल्फ कंटेंट हो, ठीक है, ऑटोनोमस हो, फ्री फ्रॉम एनी पर्सनल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस। किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं हो टेक्स्ट में, ठीक है, मतलब किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस को लेकर जज नहीं करना है। Early in the century, the school of criticism known as Russian formalism, and slightly later the new criticism in Britain and in the United States came to dominate the study and discussion of literature, and both the school emphasized the close reading of the text, elevating it far from the ethereal intention or biography। यानी कि पहले जो है रशियन फॉर्मलिज्म, जो कि एक स्कूल है टेक्स्ट को एनालाइज करने का, और न्यू क्रिटिसिज्म जो है उसके साथ ही जो आया जस्ट बाद में यूनाइटेड स्टेट्स में, तो ये क्या किया, ये डोमिनेट किया द स्टडी एंड द डिस्कशन ऑफ लिटरेचर। तो ये दोनों स्कूल जो है एक्चुअली एम्फेसाइज किसको करता है, क्लोज रीडिंग का ही करता है। लेकिन हाँ, फॉर्मलिज्म जो रशियन फॉर्मलिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म, दोनों स्कूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। रशियन फॉर्मलिज्म इट एनालाइजेस द स्ट्रक्चरल ग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट, यानी रशियन फॉर्मलिज्म जो है वह जो टेक्स्ट का मेन जो स्ट्रक्चर होता है उसको एनालाइज करता है, और न्यू क्रिटिसिज्म जो है वह टेक्स्ट को जो मीनिंग है एक्चुअली उसको एनालाइज करता है। ओके, स्ट्रक्चर प्लस मीनिंग। तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, बट न्यू क्रिटिसिज्म का मैं आपके इसमें पूरा डील करूंगी, और रशियन फॉर्मलिज्म का मैं एक अलग से सेपरेट आपको वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आपको टोटल रशियन फॉर्मलिज्म के बारे में बताऊंगी, एक्चुअली रशियन फॉर्मलिज्म और क्या क्या कहता है स्ट्रक्चरल स्टडी के अलावा, ठीक है। सो दे रिजेक्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन पर्सनल अथर साइकोलॉजिकल, तो ये तो हो गया। So, the critical essays of T.S. Eliot, such as Tradition and Individual Talent and Hamlet and His Problems, were very influential, and in which Eliot developed his notions of the theory of impersonality and objective correlative personality, respectively। यानी कि जो T.S. Eliot का थियोरी है इसमें ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में ना, तो वह क्या एक्चुअली कहता है, वह थियोरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैमलेट में, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट्स जो है वह आपको इनका जो डिफरेंट थियोरी है उसको बताता है, थियोरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी को। तो एक्चुअली टी.एस. एलियट क्या कहते हैं द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में। So actually T.S. Eliot argues the functions and the concepts of criticism in his critical essay The Functions of Criticism। Functions of Criticism T.S. Eliot काफ़ी important है, 1923 पब्लिकेशन डेट है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। So according to him the function of criticism is to elucidate works of art and correct taste with an objective impersonal analysis and interpretation rather than
पर्सनल ओपिनियंस, यानी कि इलियट भी यही कहते हैं कि अपने फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में टू इल्यूसिडेट वर्क्स ऑफ आर्ट एंड करेक्ट टेस्ट विथ एन ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो भी आप टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो वहां पर ऑब्जेक्टिव होकर आप एनालाइज कीजिए, इम्पर्सनल, पर्सनल नहीं होना है, इम्पर्सनल एनालिसिस होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन रेदर देन पर्सनल ओपिनियंस। राइटर के पर्सनल ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं है। टीएस इलियट भी यही कहते हैं। फॉर इलियट criticism should not be taken or analyzed as is the expression of the other critics' personal emotions or inner voice, rather than it should be analyzed with impersonal and objective basis, simply focusing on the text itself and its artistic principle। जो भी टेक्स्ट है सिंपली उसको, और जो आर्टिस्टिक प्रिंसिपल है उसको एनालाइज करना है। सो फॉर हिम इज फॉर टीएस इलियट अ गुड क्रिटिक मस्ट एम एट elucidation of work of art, means to draw the clear meaning by explaining them and the correction of taste। यानी कि टीएस इलियट कहते हैं कि elucidation of works of art होना चाहिए एंड द करेक्शन ऑफ टेस्ट होना चाहिए, किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते टाइम। और टीएस इलियट जो है वह इम्प्रेशन थियरी में क्या करते हैं, एक्चुअली ही सेज दैट in this theory, in his essay Tradition and Individual Talent, that the poet has no personality of his own and he submerges his own feelings and experiences into the personality and feelings of the subject of his poetry। So ये कहते हैं टीएस इलियट की जो पोएट होता है या राइटर आप कह लीजिए, तो उसका अपना कोई पर्सनालिटी नहीं होता है, यानी कि वह जो है अपने पर्सनालिटी को, अपने फीलिंग्स को, एक्सपीरियंसेस को वह क्या करता है, वह मर्ज कर देता है, अपना जो पर्सनालिटी है फीलिंग के साथ वह मर्ज कर देता है सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री में, ठीक है। लेकिन so the experiences or personal influences, that is autobiographical content, may be of great interest to the writer himself, but it is not advantageous for the readers। ये कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट ऑथर के लिए हो सकता है कि वो अपना बायोग्राफिकल इंटरेस्ट लिखते टाइम कर दे, यानी या कोई कैरेक्टर ऐसा बना दे लिखते टाइम, या पोइट्री में अपना पर्सनल इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, तो यह उसके लिए फ़ायदे हो सकता है ऑथर के लिए, लेकिन रीडर को इससे कोई मतलब नहीं है, रीडर को एडवांटेज नहीं है इन चीज़ों से। सो अ गुड पोएट मस्ट सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द पर्सनल इन्फ्लुएंसेस इन हिज राइटिंग। टीएस इलियट कहते हैं कि एक अच्छा पोएट वही है जो कि अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस को हटाकर को पोएट्री को लिखता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्रिटिक्स आते हैं न्यू क्रिटिसिज्म में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछता है, यानी कि कौन कौन से राइटर्स आते हैं न्यू क्रिटिसिज्म में, कई बार कौन अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म है, कौन इनमें से इंग्लिश न्यू क्रिटिक्स हैं, ये भी पूछे जाते हैं। तो देखिए अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स की बात करें तो अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स में है आपका क्लिंट ब्रूक्स, जॉन रैनसम, आर.पी. ब्लैकवुड, एलन टेट, केनेथ बर्क, रॉबर्ट पेन वार्डन, ह्यूबर्ट विंटर्स, मोर्री ब्रेडसली एंड W.K. विमसेट। ये आपके हो गए अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स, ठीक है। इंग्लिश न्यू क्रिटिक्स के हम देखें तो इसमें आई.ए. रिचर्ड्स आते हैं, विलियम एम्सन एंड द स्कूनेटी क्रिटिक्स। स्कूनेटी क्रिटिक्स में आते हैं F.R. लेविस, L.C. नाइट्स एंड डेरेक ट्रेवर्स। तो ये तीन आते हैं स्कूनेटी क्रिटिक्स में, लेकिन आते हैं न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर ही। अब देखें, इट वॉज Wimsatt and Beardsley who introduced the theories of intentional fallacy and the affective fallacy in the verbal icon studies in the meaning, which argued strongly against an author's intention and or biography in analyzing a literary work, and instead emphasizes the close reading of a text, a linguistic and theoretical elements to understand its meaning and interpret। Actually, Wimsatt and Beardsley जो है वर्बल आइकन में इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी की बातें करते हैं। तो ये एक्चुअली जो है इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है पढ़ने के लिए, आपको जानने के लिए, लेकिन अब मैं उस पर बात करूँगी तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी की रही बात, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो एक लेकर आएंगे जिसमें अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी पे हम ही पूरी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।